स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़े जटिल विषय पर बात करेंगे, पॉलीपोसिस सिंड्रोम। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जो इन सिंड्रोम का एक संक्षिप्त विवरण देता है, खास तौर पर इनके जो मुख्य प्रकार हैं। ये ऐसी आनुवंशिक स्थितियां हैं जिनमें आंतों में बहुत सारे पॉलिप्स बन जाते हैं और सबसे चिंता की बात, इनसे कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सिंड्रोम्स को थोड़ा खोलकर समझें। ये कैसे होते हैं, क्या खास है इनमें, और असल में इनके मायने क्या है। जैसे क्या अलग अलग तरह के पॉलिप्स या जो आंतों के बाहर लक्षण दिखते हैं, क्या वो हमें कुछ अलग बताते हैं? चलिए इसे समझते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो स्रोत में मुख्य रूप से 5 प्रकारों का जिक्र है। फेमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस यानी फैप, हाँ, गार्डनर सिंड्रोम, टकोर्ड सिंड्रोम, प्यूट्स जेगर सिंड्रोम और जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम। ठीक है। तो शुरुआत एफएपी से करते हैं। ये शायद सबसे कॉमन या सबसे ज्यादा जाना माना है इनमें। हाँ, एफएपी सबसे क्लासिक उदाहरण माना जाता है। स्रोत कहता है कि यह ऑटोसोमल डोमिनेंट तरीके से विरासत में मिलता है और क्रोमोसोम 5 पर एपीसी जीन में गड़बड़ी से होता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा और समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है कि अगर जीन की 2 कॉपी में से सिर्फ एक में भी खराबी हो तो वो बीमारी पैदा करने के लिए काफी है। अच्छा। मतलब अगर माता पिता में से किसी एक को है तो बच्चे में 50% चांस होता है जाने का। और एपीसी जीन वो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, मतलब उसका काम है कोशिकाओं को बेकाबू होकर बढ़ने से रोकना। ओके। तो जब उसमें म्यूटेशन होता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। और यहीं पर शायद वो 2 हिट हाइपोथेसिस वाली बात आती है। स्रोत में जिक्र है इसका। हाँ बिल्कुल सही। ये एक थ्योरी है। इसके हिसाब से ट्यूमर सप्रेसर जीन को पूरी तरह नाकाम करने के लिए उसकी दोनों कॉपी में हिट यानी खराबी होनी जरूरी है। दोनों में? हाँ। एफएपी में क्या होता है, व्यक्ति एक हिट यानी एक खराब एपीसी जीन तो विरासत में ही पाता है। अच्छा, जन्म से ही? हाँ। फिर जिंदगी में कभी अगर दूसरी वाली जो सामान्य कॉपी है उसमें भी कोई खराबी आ जाए, मतलब दूसरा हिट लग जाए, तो सेल का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। हाँ। और पॉलिप बनना शुरू। और एफएपी की सबसे चौंकाने वाली बात है पॉलिप्स की संख्या। किशोरावस्था के बाद सचमुच हजारों की तादाद में पॉलिप्स बनते हैं। हजारों में? हाँ, हजारों एडिनोमेटस पॉलिप्स। हाँ। और ये पूरे कोलोन में फैल जाते हैं, पैनकोलोनिक जिसे कहते हैं। हाँ। और रेक्टम यानी मलाशय में तो हमेशा होते ही हैं। हजारों पॉलिप्स, कल्पना करना भी मुश्किल है। और स्रोत ये भी कहता है, जो कि बहुत डराने वाली बात है, कि अगर इलाज न हो तो कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा लगभग 100% है। हाँ, ये एफएपी की सबसे गंभीर बात है। ये सिर्फ खतरा नहीं है, ये लगभग तय है। इसीलिए बचाव के तौर पर स्रोत कहता है प्रोफिलैक्टिक कोलेक्टोमी करने को, यानी कोलन को हटाना। हाँ, कोलन को पूरी तरह सर्जरी से हटा देना। ये बहुत बड़ा फैसला है, जाहिर है, पर जब कैंसर का रिस्क इतना ज्यादा हो तो इसे टालने के लिए यही जरूरी माना जाता है। ये सच में समय के खिलाफ एक दौड़ है। ये समझना वाकई जरूरी है कि इतने बड़े कदम क्यों उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो एफएपी की तस्वीर तो काफी साफ हुई। अब गार्डनर सिंड्रोम पर आते हैं। स्रोत इसे एफएपी से जोड़ता है, पर कहता है इसमें कुछ और लक्षण भी हैं। यहाँ क्या अलग है? हाँ, गार्डनर सिंड्रोम को आप एफएपी का ही एक तरह का वेरिएंट समझ सकते हैं। उसमें भी वही एपीसी जीन म्यूटेशन है, वही हजारों एडिनोमेटस पॉलिप्स हैं। अच्छा। लेकिन जो बात इसे अलग बनाती है वो है आंतों के बाहर दिखने वाले लक्षण। जैसे स्रोत बताता है, इसमें हड्डियों में ट्यूमर बन सकते हैं, ओस्टियोमा कहते हैं इन्हें। ओस्टियोमा कहाँ पर? अक्सर खोपड़ी या जबड़े की हड्डियों में पाई जाते हैं। ये कैंसर वाले नहीं होते, बिनाइन होते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी एक बड़ा सुराग है। तो ये एक तरह के बाहरी मार्कर हो गए। और क्या लक्षण बताए हैं स्रोत ने? हाँ, ऑस्टियोमा के अलावा रेटिना पिगमेंट एपिथेलियम की जन्मजात अतिवृद्धि, कॉन्जेनिटल हाइपरट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम या CHRP कहते हैं। ये आंखों से जुड़ा है? हाँ, मतलब आंख के पर्दे रेटिना में जन्म से ही कुछ सपाट गहरे रंग के धब्बे होते हैं। इनसे नजर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आमतौर पर, लेकिन आंख की जांच में दिख सकते हैं और गार्डनर सिंड्रोम का शक पैदा कर सकते हैं। और दांतों की समस्या का भी जिक्र है। हाँ, दांतों से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कुछ दांत मसूड़ों में ही फंसे रह जाएं, इम्पैक्टेड टीथ, या फिर सामान्य से ज्यादा दांत हों, सुपरन्यूमररी टीथ। तो गार्डनर सिंड्रोम में एफएपी वाले आंतों के लक्षण तो हैं ही, साथ में हड्डियों, आंखों और दांतों में भी कुछ संकेत मिल सकते हैं। ये जानना हमारे साथी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए काफी उपयोगी हो सकता है, अगर कोई मरीज इन अलग अलग लक्षणों के साथ आता है।
बिल्कुल, ये पूरी तस्वीर देखने में मदद करता है। ठीक है, अब अगला सिंड्रोम टर्कोट सिंड्रोम। स्रोत कहता है कि ये एफएपी या फिर लिंच सिंड्रोम से जुड़ा हो सकता है और इसमें ब्रेन ट्यूमर भी होते हैं। एक याद रखने का तरीका भी दिया है, टर्कोट = टर्बन। हाँ, टर्कोट सिंड्रोम थोड़ा और पेचीदा है। इसमें मरीज में या तो एफएपी की तरह बहुत सारे एडेनोमेटस पॉलिप्स होते हैं, ओके, या फिर लिंच सिंड्रोम वाले लक्षण होते हैं। ओके। लिंच सिंड्रोम एक दूसरा वंशानुगत कोलोरेक्टल कैंसर सिंड्रोम है, जिसमें पॉलिप्स कम होते हैं पर कैंसर का खतरा फिर भी ज्यादा होता है। अच्छा। लेकिन टर्कोट की जो खास पहचान है वो है इन आंतों की दिक्कतों के साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, मतलब मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के घातक ट्यूमर का पाया जाना। घातक ट्यूमर जैसे? हाँ, मैलिग्नेंट। स्रोत में मेडुलोब्लास्टोमा और ग्लियोमा जैसे ब्रेन ट्यूमर के नाम दिए हैं। और ये टर्बन वाली बात क्या है? पगड़ी? हाँ, वो बस एक याद रखने का तरीका है। टर्बन यानी पगड़ी सिर पर पहनते हैं और टर्कोट सिंड्रोम में सिर यानी ब्रेन के ट्यूमर होते हैं। तो टर्कोट को टर्बन से जोड़कर याद रख सकते हैं कि इसमें सीएनएस ट्यूमर शामिल हैं। अच्छा नुस्खा है। हाँ, यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है जो समझनी जरूरी है कि टर्कोट सिंड्रोम असल में 2 अलग-अलग जेनेटिक गड़बड़ियों का नतीजा हो सकता है। 2 अलग? हाँ, अगर ये एफएपी यानी एपीसी जीन म्यूटेशन से जुड़ा है तो अक्सर मेडुलोब्लास्टोमा वाला ब्रेन ट्यूमर होता है, और अगर ये लिंच सिंड्रोम जिसमें मिसमैच रिपेयर जीन्स में गड़बड़ी होती है से जुड़ा है तो ग्लियोब्लास्टोमा होने का चांस ज्यादा होता है। बाप रे, मतलब एक ही नाम के सिंड्रोम के पीछे 2 अलग जेनेटिक कारण और उनसे जुड़े अलग-अलग ब्रेन ट्यूमर। ये तो निदान और फिर इलाज को बहुत मुश्किल बना देता होगा। हाँ, ये इसकी जटिलता है। चलिए, अब उस सिंड्रोम पर आते हैं जिसमें पॉलिप का टाइप ही अलग है, प्यूट्स जेगर्स सिंड्रोम। स्रोत कहता है इसमें हेमाटोमेटस पॉलिप्स होते हैं और स्किन पर खास निशान भी दिखते हैं। हाँ, प्यूट्स जेगर्स सिंड्रोम भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेकिन ये एपीसी जीन वाला नहीं है। यहाँ पर STK11 या LKB1 जीन में गड़बड़ी होती है। STK11, ठीक है। और जैसा आपने कहा, इसमें पॉलिप्स एडिनोमेटस नहीं होते, हेमरटोमेटस होते हैं। हेमरटोमा मतलब सामान्य टिश्यू की एक बेतरतीब सी गांठ जैसी ग्रोथ। तो ये कैंसर पूर्व नहीं होते? ये खुद में प्री कैंसरस नहीं माने जाते जैसे एडिनोमा होते हैं, लेकिन इनसे जुड़े सिंड्रोम में कैंसर का खतरा फिर भी बढ़ जाता है, वो दूसरे कारणों से। और ये पॉलिप सिर्फ कोलन में नहीं बल्कि पूरे जीआई ट्रैक्ट में हो सकते हैं, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, कहीं भी। पूरे जीआई ट्रैक्ट में? और वो त्वचा के निशान? हाइटर पिगमेंटेड मैक्यूल्स का जिक्र है। हाँ, ये प्यूट्स जेगर्स की बहुत खास पहचान है। ये छोटे छोटे मतलब 1 से 5 मिलीमीटर के गहरे नीले, काले या भूरे रंग के धब्बे होते हैं, तिल या झाइयों जैसे। कहाँ पर दिखते हैं ये? ये बचपन में ही दिखने लगते हैं, खासकर होठों के आसपास, मुंह के अंदर म्यूकोजा पर भी, नाक के पास, आंखों के आसपास, और कभी-कभी हाथों और पैरों पर भी। ये धब्बे अक्सर उम्र के साथ हल्के पड़ जाते हैं, लेकिन मुंह के अंदर वाले रह सकते हैं। तो ये धब्बे और हेमाटोमेटस पॉलिप्स, ये दोनों मिलकर प्यूट्स जेगर्स की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, ये क्लासिक कॉम्बिनेशन है। और इसमें कैंसर का खतरा? स्रोत ने तो कई अंगों के नाम लिए हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एफएपी में तो मुख्य रूप से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा है, लेकिन प्यूट्स जेगर्स में कैंसर का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। अच्छा? हाँ, स्रोत सही बताता है कि इसमें कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा तो बढ़ता ही है, पर साथ में पेट, छोटी आंत, पैंक्रियाज, अग्न्याशय, फेफड़े, स्तन, ओवरी, अंडाशय और टेस्टिस अंडकोश के कैंसर का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। इतने सारे अंग। हाँ, तो अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ आंतों का सिंड्रोम नहीं है, ये एक मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम है जिसमें कई अंगों पर नजर रखनी पड़ती है। और पॉलिप्स की वजह से आंतों में रुकावट या इंटरसेप्शन या ब्लीडिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ये जानकारी तो निदान और फिर मरीज के फॉलोअप के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब लिस्ट में आखिरी सिंड्रोम है जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम। नाम से लग रहा है ये बच्चों से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम JPS भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और जैसा नाम से लगता है ये अक्सर बचपन में ही पता चलता है। स्रोत कहता है आमतौर पर 5 साल की उम्र से पहले। इसमें भी हेमाटोमेटस पॉलिप्स होते हैं। हाँ, इसमें भी हेमाटोमेटस पॉलिप्स होते हैं, लेकिन ये प्यूट्स जेगर्स वाले पॉलिप से थोड़े अलग होते हैं बनावट में। इन्हें जुवेनाइल पॉलिप्स कहते हैं और ये ज्यादातर कोलन में मिलते हैं, पर पेट और छोटी आंत में भी हो सकते हैं। ये जुवेनाइल नाम का मतलब क्या है? कि ये सिर्फ बच्चों में होते हैं, बड़ों में नहीं?
नहीं, ऐसा नहीं है। जुवेनाइल नाम पॉलिप के माइक्रोस्कोपिक बनावट को बताता है, ना कि मरीज की उम्र को। अच्छा, मतलब पॉलिप का टाइप है वो। हाँ, हालांकि पता अक्सर बचपन में ही चलता है, क्योंकि बच्चों में पेट दर्द, ब्लीडिंग या दूसरे लक्षण दिख सकते हैं। इसके जेनेटिक कारण भी अलग हैं। ये ज्यादातर SMAD4 या BMP-R1A जीन में म्यूटेशन से जुड़ा होता है। और इसमें भी कैंसर का खतरा? हाँ, प्यूर्स जेगर्स की तरह इसमें भी कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। शायद उतना ज्यादा नहीं जितना FAP में होता है, पर हाँ, सामान्य आबादी से काफी ज्यादा होता है। तो हमने आज ये 5 अलग-अलग पॉलिपोसिस सिंड्रोम देखे, FAP, गार्डनर, टर्कॉट, प्यूर्स जेगर्स और जुवेनाइल पॉलिपोसिस। सब में कुछ बातें कॉमन है, जैसे आंतों में बहुत सारे पॉलिप्स का बनना और इन सब का जेनेटिक होना, ज्यादातर ऑटोसोमल डोमिनेंट। हाँ, ये कॉमन धागे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि इनमें बहुत फर्क भी है। पॉलिप्स के टाइप में फर्क है, एडेनोमेटस या हेमाटोमेटस। साथ में दिखने वाले बाहरी लक्षणों में फर्क है, जैसे गार्डनर या प्यूर्स जेगर्स में। और कैंसर के रिस्क में भी बहुत अंतर है। FAP में CRC का लगभग 100% रिस्क, तो प्यूर्स जेगर्स में कई अलग अलग अंगों का रिस्क। तो इन सब जानकारियों का निचोड़ क्या निकालें? हमारे लिए मुख्य बातें क्या हैं? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी टेकअवे ये है कि पॉलिपोसिस सिंड्रोम कोई एक अकेली बीमारी नहीं है। ये कई अलग अलग कंडीशंस का एक ग्रुप है। सबकी अपनी जेनेटिक वजह हैं, अपने लक्षण हैं और अपने जोखिम हैं। इन्हें पहचानना क्यों जरूरी है? पहली बात, कैंसर का खतरा। सब में कैंसर का रिस्क बढ़ता है, खासकर कोलोरेक्टल कैंसर का, पर कितना और किस तरह का ये अलग है। FAP में CRC लगभग तय है, दूसरों में रिस्क बढ़ा हुआ है और दूसरे कैंसर भी हो सकते हैं। सही। दूसरी बात, पॉलिप का टाइप। एडिनोमेटस पॉलिप्स, फैप, गार्डनर, टर्कोट वाले सीधे प्री कैंसरस हैं। हेमाटोमेटस पॉलिप्स, प्यूर्स जेगर्स जुवेनाइल वाले खुद प्री कैंसरस नहीं माने जाते, पर उनसे जुड़े सिंड्रोम में कैंसर का खतरा दूसरे मॉलिक्यूलर लेवल की गड़बड़ियों से बढ़ता है। ये मैनेजमेंट को प्रभावित करता है। हाँ, ये अंतर महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, अतिरिक्त लक्षण, जैसे गार्डनर के बाहरी ट्यूमर, प्यूर्स जेगर्स के स्किन स्पॉट्स या टर्कोट के ब्रेन ट्यूमर। ये सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सही सिंड्रोम पहचानने में बड़े सुराव हो सकते हैं। ओके। और चौथी बात, मैनेजमेंट। जब सही सिंड्रोम पता चलेगा तभी सही निगरानी, जैसे एंडोस्कोपी कितनी बार करनी है, और सही मैनेजमेंट, जैसे FAP में प्रोफिलैक्टिक सर्जरी, तय हो पाएगा। ये वाकई इन सिंड्रोम्स की जटिलता और इन्हें सही ढंग से पहचानने के महत्व को दिखाता है। मतलब सिर्फ आंत में पॉलिप्स हैं जानकर रुकना काफी नहीं है, ये जानना जरूरी है कि कौन सा वाला सिंड्रोम है। और दूसरे लक्षण मिलकर इन जटिल स्थितियों की तस्वीर बनाते हैं। और अंत में एक सवाल या एक विचार छोड़ते हैं। हमने बार बार सुना है कि ये सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब वंशानुगत हैं, खानदानी हैं। श्रोत ने भी इस पर जोर दिया है। हाँ। तो ऐसे में जब किसी एक व्यक्ति में इनमें से कोई सिंड्रोम डायग्नोज होता है, तो उसके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, भाई बहन, बच्चे, शायद माता पिता भी, उनकी जेनेटिक काउंसलिंग और स्क्रीनिंग की अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक ऑप्शन है या एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, ताकि जिन और लोगों को रिस्क है उनका वक्त पर पता चल सके और उन्हें कैंसर जैसी गंभीर दिक्कतों से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें? ये सवाल सिर्फ मेडिकल साइंस का नहीं है, ये फैमिली हेल्थ और प्रिवेंशन की पूरी स्ट्रैटेजी से जुड़ा है। बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी सवाल है ये सोचने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।